हेलो गाइस, मैं निशा अधिकारी आज आप लोगों के लिए हिंदी ग्रामर की सेकंड क्लास लेकर आई हूँ, जो कि हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आज हमारी इस क्लास में हम वर्ण के बारे में जानेंगे, वर्ण व्यवस्था के बारे में। वर्ण वर्ण क्या है? सबसे पहले तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वर्ण क्या है। तो वर्ण हम लोग उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसे कि और खंडित या टुकड़े नहीं कर सकते हैं। ये एक सबसे छोटी इकाई होती है, ये वर्ण होती है जिसे और हम टुकड़े नहीं कर सकते, अखंडित होती है। जैसे कि अ, ई, ख, इसके हम और टुकड़े नहीं कर सकते हैं। ये सबसे छोटी इकाई होती है, अखंडित होती है। तो वर्ण हो गई किसी भी शब्द की मूल ध्वनि। अब किसी भी वर्ण या फिर हर एक वर्ण की अपनी लिपि होती है। लिपि को ही और एक नाम से जाना जाता है जिसे वर्ण संकेत भी कहते हैं। लिपि को वर्ण संकेत भी कहा जाता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल मैं यहाँ दे रही हूँ, राम में कितने मूल ध्वनि है? 4 मूल ध्वनि है। जैसे कि राम किससे मिलके बना है? र जोड़ आ, रा, ये दोनों मिलके रा बना रहे हैं, और म जोड़ अ, माँ बना रहे हैं। तो ये 4 मूल ध्वनियों से मिलके राम बना। वर्ण के ही समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में मूल वर्ण 48 होते हैं। अब आप लोग कहेंगे कि जी नहीं, 52 होते हैं। जी हाँ, 52 ही होते हैं, लेकिन मूल वर्ण 48 होते हैं, जिसमें से कि अक्षर, त्र, श्र, ज्ञ को मूल वर्ण में नहीं लिया जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें ये संयुक्त व्यंजन है, क्योंकि ये संयुक्त रूप से बने हुए हैं, जिसे संयुक्ताक्षर भी कहते हैं। इसलिए इस 4 को माइनस कर दिया जाता है, घटा दिया जाता है। इसलिए 52 में से 4 घटाकर ही 48 होते हैं। इसलिए टोटल मूल वर्ण 48 ही होते हैं। अब हम जानेंगे वर्ण के बारे में। वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। सबसे पहले एक हम ओवरव्यू ले लेते हैं कि स्वर वर्ण किसे कहते हैं। स्वर वर्ण उसे कहते हैं, उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बिना हो। यहाँ पे क्रॉस लगा दी हूँ क्योंकि उच्चारण बिना किसी सहायता के हो रहे हैं। और व्यंजन वर्ण में सहायता लगती है, दूसरे वर्ण की सहायता लगती है, इसलिए टिक कर दी हूँ। मतलब उच्चारण में सहायता लग रही है, किसी दूसरे वर्ण की सहायता लग रही है। सबसे पहले हम तो जानेंगे कि 48 कैसे होते हैं, कुल मिलाकर वर्णों की संख्या। उसे स्वर में अ, आ, ई, यहाँ से औ तक ही होते हैं, मतलब कुल 11। व्यंजन में वर्ग होते हैं, जैसे क वर्ग, क से अंग तक का, च वर्ग में च से, ट वर्ग में त वर्ग, प वर्ग, ये होते हैं 5 लेकर 25 हो गए, क वर्ग से प वर्ग तक। और अंतस्थ होते हैं जिसमें कि और ल आते हैं। इस अंतस्थ की संख्या 4 है, और ऊष्म की संख्या 4 है। यहाँ तो है अड़ और ढ़, ये इनकी संख्या 2 है, और अनुस्वार और विसर्ग ये 2, जिसे कि अयोगवाह कहते हैं, ये इनकी संख्या 2 है। तो इस तरह 11, 25, 4, 4, 2, 2 को कुल मिलाकर 48 हुए। ये तो हो गई वर्णों की संख्या। अब हम वर्ण को विस्तृत रूप में जानेंगे, वर्ण के भेद को, स्वर को एक विस्तार रूप से जानेंगे और व्यंजन को भी एक विस्तार रूप से जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले हम कुछ फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं, जो कि हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि री के बारे में। री का यूज तत्सम में होता है। तत्सम मतलब संस्कृत। अधिकतर री का यूज, प्रयोग तत्सम संस्कृत शब्दों में होता है, जैसे कि ऋषि, ऋणी। ये री को हम लोग स्वर में नहीं लेते, क्योंकि री व्यंजन युक्त होते हैं, इसलिए ये मूल स्वर नहीं है। और अनुस्वर और विसर्ग, इनका प्रयोग स्वरों के साथ किया जाता है, स्वर के साथ ही इनका प्रयोग किया जाता है। विसर्ग का प्रयोग संस्कृत शब्द में किया जाता है, जैसे कि प्रातः, ये सब। अनुस्वर और विसर्ग हमेशा स्वर के बाद ही इनका प्रयोग किया जाता है। ड़ और अढ़, ये दोनों
हिंदी में अपने विकसित वर्ण हैं, ये संस्कृत से नहीं आए हुए हैं। संयुक्ताक्षर या संयुक्त व्यंजन जैसे कि अक्ष, क और स व्यंजन से मिले हैं। पर इसी तरह त्र भी त और र से मिले हैं, श्र, स और र से मिले हैं, ज्ञ, ज और य से मिले हैं। ज्ञ का उच्चारण ज्ञ भी किया जाता है, आधा ग और य, ऐसे भी इसका उच्चारण किया जाता है। अब हम जानेंगे कि ज फ हमेशा हम लिखते वक्त ये गलती करते हैं कि कुछ आगत शब्द होते हैं जो आगत मतलब जो विदेशों से आए हुए, जैसे कि अरबी, फारसी, अंग्रेजी। ये आगत मतलब जो अरबी, फारसी, अंग्रेजी के प्रभाव से हिंदी में आ गए हैं। इसके नीचे एक छोटा सा बिंदु होता है जिसे हम अक्सर छोड़ दिया करते हैं। ये बिंदु शुद्ध उच्चारण के लिए दिया जाता है। अब हम जानेंगे कि हलंत का प्रयोग क्यों किया जाता है। हलंत का प्रयोग तब किया जाता है जब वह वर्ण स्वर रहित हो। स्वर रहित वर्ण में हलंत का प्रयोग किया जाता है। ये तो कुछ बेसिक्स थे जिसे हमें जानना बहुत जरूरी हो जाते हैं। अब हम स्वर के बारे में जानेंगे कि स्वर का उच्चारण कैसे होता है, कहाँ से होता है, कितने भेद होते हैं। स्वर का उच्चारण कंठ से और तालु से होता है। कंठ और तालु आप लोगों को तो पता ही है। अब स्वर एक हो जाता है मूल स्वर और दूसरा हो जाता है संयुक्त स्वर। मूल स्वर में आ ई ओ तक आते हैं। संयुक्त स्वर में ए आते हैं। क्यों? क्योंकि ए जो है आ और ए से मिलके बने हैं, इसलिए ये संयुक्त स्वर हो गए। उसी तरह औ भी आ और ओ से मिलकर बने हैं, इसलिए ये भी संयुक्त स्वर हो गए। अब स्वर का भेद। स्वर के दो भेद होते हैं। उच्चारण की दृष्टि से स्वर को दो भेद में बांटा गया है, ह्रस्व और दीर्घ। ह्रस्व स्वर, जैसे कि मैंने अभी कहा कि स्वर को उच्चारण की दृष्टि से दो रूप में बांटा गया है, ह्रस्व और दीर्घ। ह्रस्व के उच्चारण में कम समय लगता है। मतलब जैसे कि हम आ बोलते हैं, जैसे बन तुरंत, उसके लिए उच्चारण कम समय लगा, बन। इसी प्रकार ई उ री, इन सब में कम समय लगता है। उसी तरह दीर्घ के उच्चारण में ज्यादा समय लगता है, अधिक समय लगते हैं। जैसे आ, ई, उ, बड़ी उ। याद रखिएगा, याद रखने का तरीका ये है कि यहाँ आकार वाला दीर्घ में आ जाते हैं। छोटी ई छोटी उ है, यहाँ बड़ी ई बड़ी उ हो गए, ये दीर्घ में आ गए। अक्सर हम उच्चारण में गलती करते हैं, जिसके कारण हम लिखने में भी गलती कर देते हैं। उच्चारण अगर हमारा गलत होता है तो हम लिखने में भी गलती कर देते हैं। जैसे कि बहुत लोग कम को काम लिख देते हैं, काम को कम लिख देते हैं, जिससे आकार से उनकी गलती हो जाती है। तो हम उच्चारण कम में ह्रस्व स्वर लगा हुआ है क्योंकि उसमें अ की मात्रा है, लेकिन काम में दीर्घ स्वर है। क्यों? क्योंकि उसमें आ की मात्रा लगी है। उसी तरह जैसे कि दिन, एक हर्षी वाला दिन होता है और एक दीर्घी वाला दिन होता है, उसमें भी हम अक्षर गड़बड़ कर देते हैं। उसी प्रकार कुल एक छोटी ऊ वाला होता है और एक बड़ी ऊ वाला, उसमें भी हम अक्सर गड़बड़ कर देते हैं। इसी कारण हमारा उच्चारण की गलती से ही हमारा लिखने का तरीका भी गलत हो जाता है। अब हम आगे देखेंगे मात्राएं। अब हम जानेंगे मात्राएं के बारे में। मात्राएं स्वर से ही मिलकर बनती है। स्वर की मात्राएं व्यंजन पे लगी हुई होती हैं। व्यंजन के साथ मतलब मात्राएं व्यंजन के साथ स्वर जिस रूप में आते हैं या फिर जिस रूप में मिले हुए होते हैं, वही मात्राएं कहलाते हैं। जैसे कि आ तो सब में लगे हुए रहते हैं, सभी व्यंजन में आ लगे हुए होते हैं। जैसे कि क में भी लास्ट में आखिरी में आ रहा है, क तो ख में भी आ रहे हैं। हर एक व्यंजन में, प्रत्येक व्यंजन में आ मिला हुआ होता है, इसलिए आ का कोई भी
मात्राएं होते नहीं हैं ऐसे। आ का, ई का सभी की मात्राएं मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, सभी की मात्राएं। अब एक एग्जांपल भी मैंने दे दी है, जैसे कि बचपन में हम लोग 12 खड़ी याद करते थे, का कमयाकार का कमर से की करके। आप लोगों का नहीं पता मुझे कि आप लोगों ने कैसे इसे याद किया है, लेकिन हमारे टीचर हमें ऐसे ही सिखाते थे। तो फिर ये मैं एक एग्जांपल के तौर पे का करती हूँ। ऐसे ही सारे सारे व्यंजन के होंगे। यहाँ पे हलंत इसलिए लगा हुआ है क्योंकि अभी ये इसमें स्वर मिले हुए नहीं है, लेकिन ये जब स्वर के साथ मिल गए तो हलंत हट गया, इसलिए सभी में हलंत लगे हुए हैं, क्योंकि इसमें अकेले इसमें लगे हुए नहीं है। अब इसमें अ लग गए, स्वर की मात्रा लग गया, तो फिर ये हलंत हट गया। ये एक एग्जाम्पल है क का। हर एक स्वर में अनुनासिक उच्चारण भी होता है। अनुनासिक मतलब जो नाक के द्वारा है, जैसे कि ऐसे सभी में मिला हुआ ऐसे ही होता है। लेकिन अनुनासिक में जिस स्वर के ऊपर में अगर मात्राएं हों, स्वर के ऊपर में अगर मात्राएं हों तो अनुनासिक, जिसे चंद्र बिंदु भी हम लोग कहते हैं, चंद्र बिंदु के स्थान पे सिर्फ बिंदु लग जाते हैं, अनुस्वर लग जाते हैं, सिर्फ अनुस्वर। देखिए जहाँ मात्राएं लगे हुए हैं वहां सिर्फ बिंदु लगे हुए हैं, और जहाँ मात्राएं नहीं है तो इसे आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं, जिसके सर पे चोटी है उसमें सिर्फ बिंदु लगेंगे, और जिसके सर पे चोटी नहीं है, मतलब जो गंजा है, जिसके बाल नहीं है, उसमें पूरे चंद्र बिंदु लगेंगे, अनुनासिक लगेंगे, और जिसमें चोटी है उसमें सिर्फ बिंदु लगेंगे। आप लोग इस तरह से इसे फनी मूड में याद कर सकते हैं। ये एक छोटी सी ट्रिक जो मैं अक्सर यूज़ करती हूँ आप लोगों के साथ शेयर की। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम व्यंजन को एक डिटेल्स में पढ़ेंगे। ये सब्जेक्ट बोरिंग है, लेकिन और मैं बहुत ज़्यादा डिटेल्स में पढ़ा रही हूँ, लेकिन किसी भी सब्जेक्ट का या फिर किसी भी चीज़ का एक गहरा नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। डिटेल्स में आधे अधूरा जान के कुछ भी होता नहीं है, आगे चल के हमें फिर से डिटेल्स में पढ़ने ही होंगे। इससे अच्छा क्यों ना हम एक ही बार जब पढ़े तो उसे पूरे डिटेल्स में पढ़ें, ताकि फिर से दोबारा हमें ना आना पड़े। जैसे कि हम 10th क्लास पढ़ने के बाद फिर से 8th क्लास नहीं पढ़ना चाहते, उसी तरह एक चीज़ को पूरी तरह से क्लियर करना, बेस से लेके पूरा सब कुछ क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं इतना डिटेल्स में पढ़ा रही हूँ। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, जिससे मुझे बहुत ये मिलेगी, मोटिवेट मिलेगी कि मैं आगे और भी अच्छा करूँ। थैंक यू सो मच।